चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। नेट जेआरएफ में एनवायरमेंट की क्लास चल रही है महर्षि दयानंद योगा एकेडमी की। जो यूट्यूब से लाइव सुन रहे हैं, सॉरी लाइव नहीं, यूट्यूब पर सुनेंगे रिकॉर्डिंग, और जो लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है तो बता दीजिए। जी मैम। ओके, थैंक यू। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है, शेयर हो रही है? जी मैम। दिख रहा है स्लाइड? हाँ जी मैम। ओके, थैंक यू सो मच। अब हम जो पढ़ चुके हैं, लास्ट हमारा चल रहा है एनवायरमेंटल इश्यूज चल रहे हैं, उसके अंदर हमने ये सारी चीजें पढ़ी। एयर पोल्यूशन अब हमारा चल रहा है उसमें, और एयर पोल्यूशन में हम कहाँ आगे बढ़ गए हैं। आज हमारी 8th क्लास है। हम जो बहुत ज्यादा प्रदूषण में जिनका मेन रोल होता है उन हम एलिमेंट्स को पढ़ चुके हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, NO2 है, SO2 है, ओजोन है, CFC है, CO है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। लेड पढ़ चुके हैं, वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ पढ़ चुके हैं, हाइड्रोकार्बन पढ़ा है कल हमने, यस और नो? हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ी। ये पढ़ा है, वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ तक पढ़ा है कल। आज हम हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधनों का जलना, गैसोलीन टैंकों, कार्बोरेटर से बाष्पन, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवाश्म ईंधन का जलना, गैसोलीन टैंकों ये एक साथ आएगा। कार्बोरेटर्स से वाष्पन, जो कार्बोरेटर लगे होते हैं व्हीकल में, 4 व्हीलर्स में लगे रहते हैं, क्या काम करते हैं? हम पानी, गाड़ी को ठंडा करने का काम करते हैं। तो उससे जब पानी उसमें गया है, नीचे से मोटर जब भी चलती है कोई भी, तो क्या होता है, एक एनर्जी होती है, गर्म होती है, हीट उत्पन्न होती है। तो फिर उस हीट में वो पानी क्या होता है, भाप बन के जोड़ता है, वो भी जाके क्या कर रहा है, ये हाइड्रोकार्बन उसमें भी बन रहा है। औद्योगिक गतिविधियां आदि इसके प्रमुख स्रोत है। यहाँ से ये निकल रहा है हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणु हैं, एटम्स हैं। इसका प्रभाव मानव पर कैसा होता है? कैंसरकारी हो सकता है। इसका उच्चतर सांद्रण मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन पौधों और प्राणियों के लिए विषैला हो सकता है। अगर ये बहुत ज्यादा मात्रा में हो तो ना सिर्फ ह्यूमन के लिए बल्कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितना वनस्पति जगत है, उस सब के लिए, बॉटनिकल जो एक किंगडम है पूरा, वो इसके अंदर, इसकी चपेट में आ जाएगा। उसके लिए बहुत ही विषैला है, टॉक्सिक है। अब भट्टियों एवं ऑटोमोबाइल इंजनों में सुधार करके, क्यों? क्योंकि निकल रहा है, रिस के जा रहा है, जबरदस्ती में छूट रहा है पर्यावरण में, तो उसके लिए उनको क्या करना है, उनमें सुधार करें। भट्टियां मतलब जो भी, जहां पे भी फ्यूल जा रहा है, जो बड़े बड़े कामों के लिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, और ऑटोमोबाइल सारी व्हीकल्स में, उसको सुधारा जाए भाई, कि ऐसा भाप बन के ना उड़े, वाष्प बन के ना उड़े। फिर पेट्रोलियम के रख रखाव एवं ढुलाई का उचित प्रबंधन। हम यहाँ से वहां से जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, उसमें भी कई बार क्या होता है, लीकेज का प्रॉब्लम हो जाता है, तो तब भी ये कहाँ चला जाता है, वातावरण में, पर्यावरण में चला जाता है। आज हम स्टार्ट आगे की चीजें करेंगे। तो ये आज का हमारा जो होगा, मेन जो चल रहा है हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज का पार्ट 4 है ये। तो देखते हैं क्या हम पढ़ेंगे। एरोसोल पढ़ेंगे हम। एरोसोल भी एक प्रदूषक है। कैसे है? 1 से 10 माइक्रोन, ये आप याद रखिएगा। माइक्रोन क्या है? किसी भी चीज को मापने की कई यूनिट्स होती है ना, जैसे लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, इंच में मापते हैं,
कि इंच में इतना होता है और सेंटीमीटर में इतना होता है, सेम चीज है लेकिन उसकी हाइट इंच में अलग नंबरिंग दिखती है और सेंटीमीटर में अलग। तो ये माइक्रोन भी एक यूनिट है मेजर करने की। तो 1 से 10 माइक्रोन तक के सूक्ष्म कण को एरोसोल कहते हैं। ये हमको याद रखना है क्योंकि हम देख रहे हैं फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं एनवायरमेंट से। इनका उत्सर्जन कहाँ से होता है? कारखानों से, ताप विद्युत ग्रहों से, स्वचालित वाहनों व कृषि कार्यों से होता है। ये होता है। यह कोलाइडी कण है जो वातावरणीय गैसों में फैले होते हैं। कोलाइडी कण क्या होते हैं? कोलाइडी कण को समझिए। कोई चीज कहते हैं ना कि जैसे कोई आपके घर में आया मेहमान, है मेहमान लेकिन वो आया थोड़े दिन ऐसा रहा, घुल मिल गया, आपको लगा ही नहीं कि ये मेहमान है और बाहर का है, घुला मिला हुआ है। तो कोई दूसरा व्यक्ति फिर आया, मतलब ऐसा जो एकदम फॉर्मल है, बिल्कुल घर में नॉर्मल वैसा नहीं है, घर के परिवार के सदस्य नहीं है, किसी काम से ही आया, बस उतना ही है उसका। वो आके पहचान ही नहीं पा रहा है कि जो है यहाँ पे, वो जो आपका मेहमान आया वो आपके घर का ही सदस्य, उसको ऐसा लग रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि ये भी बाहर का व्यक्ति है, घुला मिला हुआ है। तो ये जो ऐसे छोटे छोटे कण होते हैं जो रहते हैं वातावरण में लेकिन गैसीय रूप में, मतलब घुले मिले, उसको कैसे देखते हैं हम? कभी आपने देखा होगा कोई कमरा है, बंद कमरे में कहीं एक किसी होल से अगर एक लाइट आ रही है, कभी किसी ने ऐसा फील किया होगा, तो उसमें देखते हैं हम धूल के, हमको कण, बहुत सारे कण छोटे छोटे उड़ते हुए दिखाई देते हैं। देखा है किसी ने ऐसा? किसी का एक्सपीरियंस है? जी मैम, जी देखते हैं ना? डेली होता है, सनरेज के साथ होता है ये बहुत बार। बहुत बढ़िया। तो ये हम देखते हैं कि हमको दिखाई देते हैं बहुत सारे, तो वो सब इसी कैटेगरी में जाते हैं कोलाइडी कण में। और इसको कैसे समझ सकते हैं? कण तो कण ही होते हैं, मतलब जो दिखाई देते हैं। केमिकल लैब में भी हम देखते हैं, अगर साइंस के स्टूडेंट है तो कोलाइडी विलियन बनाए जाते थे। कोलाइडी विलियन क्या होते हैं? ऐसा वाला सॉल्यूशन जिसमें कुछ कण दिखते हैं अवक्षेप के रूप में। अवक्षेप का मतलब क्या होता है? जैसे हम दूध से दही बनाया और फिर दही को हमने वो किया, मथनी से मथा, या आजकल मशीन आ गई है मिक्सर में, ग्राइंडर में उसको चलाते हैं, तो क्या होता है, ऊपर ऊपर क्या हो जाता है, एक मक्खन आ जाता है इकट्ठा होके। तो मक्खन क्या है? अवशेष समझ सकते हैं मक्खन को आप, ऊपर जो चीज आ गई। तो ये रहते तो हैं, है तो कण। कहने को क्या हो गया ये कण, मतलब कहीं ना कहीं कुछ उसका एक वॉल्यूम है, और वॉल्यूम है तो चीजें हम देखते हैं कि कहाँ जाती हैं, अर्थ के गुरुत्वाकर्षण से अट्रैक्ट होकर जमीन पर जाना चाहिए। लेकिन ये कैसे हैं? ऐसे कण हैं जो बहुत लाइट होते हैं। तो कण होते हुए भी ये कैसे हवा में ऊपर तैरते रहते हैं, इसलिए हमको जो ऊपर तैरती रहती है, एक लेयर जैसी बना लेती है, तो उसको हम अवक्षेप के रूप में जानते हैं। तो ये कोलाइडी कण होते हैं ऐसे। अब इनको, और अब हम नमक और शक्कर के उससे एग्जाम्पल से देखेंगे। दो तरह के विलयन होते हैं कि जब तक हमने पानी में कोई चीज डाली, नमक डाला या शक्कर डाला, वो पूरी तरह से घुल गया, दिख नहीं रहा है, तो ये पता है हमको कि इसमें हमने नमक मिलाया, तो है तो, लेकिन दिख नहीं रहा है, तो क्या हो गया, वो पूरा उसको बोलते हैं पूर्ण विलयन, संतृप्त विलयन बोलते हैं उसको। और जब नहीं कुछ कुछ हम देखते हैं, इतना ज्यादा हम मिलाते चले जाते हैं कि जितना घुलना था एक लिमिट आती है, उसके बाद वो घुलना बंद हो जाते हैं, वो हमको दिखाई देते हैं। तो वो जो दिखाई देते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। मतलब किसी चीज के अंदर कोई दूसरी चीज कणों के रूप में दिख रही है, वही कोलाइडी कण होंगे या कोलाइडी विलयन होंगे। आई होप मतलब मैं समझा पाने में थोड़ा सा क्लियर कर पाई हूँ इस चीज को। समझ में आया ये? बताएंगे कोई माइक ऑन करके? मैम प्रॉपरली नहीं हुआ, सॉरी। क्लियर नहीं हुआ? मतलब प्रॉपरली अभी भी क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, क्या समझ में नहीं आ पा रहा है इसमें? जैसे कि ये कर्ण है, ये कर्ण कर क्या रहे हैं, मतलब किस तरह से क्या कर रहे हैं? ये तो अभी हम पहुंचे नहीं, अभी तो सिर्फ हमने ये कंसेप्ट अच्छा। सीख, हाँ अभी तो हम उस पर पहुंचे नहीं, कर क्या रहे हैं, अभी तो सिर्फ ये समझा ये टर्म क्या है, ये समझ में आ गया। हाँ जी, ये तो है। हाँ, बस इसी को समझना इम्पोर्टेंट है, ये एक नया वर्ड है तो इसलिए इसको समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट था।
अब वो पूरी कहानी हम आगे पढ़ लेंगे। क्या करते हैं ये वातावरणीय गैसों में फैले होते हैं, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में, जो हम 80% देख रहे हैं कि हमारे ट्रोपोस्फियर में है, उसमें ये सब मिले रहते हैं। वो जो सन रेज का मैंने बताया कि उसमें दिख रहे हैं ये हमको, तो हर चीज एक लिमिट में है तब तक ठीक है, लेकिन अभी धीरे धीरे वो जो हमारे एक हम डायग्राम देखते हैं ना सबसे लास्ट में, ये वाला, फिर वहीं जाना पड़ेगा। ये जो हम डायग्राम हम लेके बैठे हैं, इसमें ये जो आप पूछ रहे हैं ना कि ये कण करते क्या है, वायुमंडल में फैले हुए हम देख रहे हैं। अब उस उन एक कोलाइडी विलियन ऐसे ही हमने दे दिया है कैसा, एक ऐसी नाउन की तरह, कंपाउंड नाउन की तरह, कि उसमें सभी तरह के कोलाइडी आ जाएंगे, कोलाइडी कण आ जाएंगे। जब वो कोलाइडी कण ऐसे जा रही है सारी वायु, नमक या शक्कर के होंगे तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अब उसमें धुआं और धूल के, आग के, सल्फर के, इसके उसके कण होंगे, तो वो ऐसे हमारे नोज में चले जाएंगे। फिर हमारे नोज में जब जाएंगे धीरे धीरे तो क्या होगा, अंदर जाकर लंग्स को इफेक्ट करेंगे, यहाँ तक कि आगे आएगा, आगे पढ़ लेते हैं उसी में हम, तो और ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ये फिर से हाइलाइनर, हाइलाइनर का कलर बड़ी लंबी प्रोसेस है। वातावरण में फैले होते हैं और क्या करते हैं, प्राकृतिक और मानव जनित हो सकते हैं, दोनों तरह के हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, धूल मिट्टी के उड़ के बारीक वाले जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, और ह्यूमन जनित कैसे होते हैं, जो प्रोडक्शन हो रहा है या हम जो काम करते हैं। जैसे अभी दिल्ली बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कुछ सालों से वहां पे बड़ी ये प्रॉब्लम चल रही है कि वहां पर श्वास लेना तक दूभर हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा। ये जो हमने मान लो अभी पढ़ा था हाइड्रोजन, क्या हमने पढ़ा था, एक हाइड्रोकार्बन पढ़े थे। ये हाइड्रोकार्बन जब तक गैस के फॉर्म में है, और उसके कुछ ना कुछ हमेशा वैसा भी तो निकल रहा है, वॉल्यूम वाला मटेरियल भी तो हर चीज का निकलता है। तो जब वो किसी ना किसी तरह से उड़ के वहां एयर में पहुंच रहा है, तब वो क्या करेगा, तब वो गड़बड़ियां फैलाना शुरू करेगा। तो वायु में फैले एरोसॉल खतरनाक रेडिएशंस को ग्रहण कर लेते हैं। इसके अलावा वे बादलों के जीवन चक्र को भी प्रभावित करते हैं। बादलों का जीवन चक्र मतलब जब उनको बनना चाहिए, बारिश का मौसम होता है, हम ये तो देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि पिछला जो एक वर्ष निकला है उसमें हम हर महीने में हमने बारिश देखी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हर महीने में हम देख रहे हैं कि किसी भी दिन बादल आ गए हैं और बारिश हो रही है, रेनफॉल हो रहा है। तो ये सब क्यों होता है, उसका कारण कहीं ना कहीं इस तरह की गतिविधियां होती हैं। फिर अधिकांश एरोसोल विकिरण के परावर्तन को बढ़ाकर एल्बिडो में वृद्धि करते हैं, जिससे ग्लोबल कूलिंग की संभावना बनती है। एल्बिडो, इसका मैं कल बता दूंगी, मैं देख नहीं पाई हूँ, या देखा होगा माइंड से अब स्किप हो गया है। जिससे ग्लोबल कूलिंग की संभावना बनती है। ग्लोबल कूलिंग और ग्लोबल वार्मिंग दोनों ही अगर बैलेंस में है तो ठीक है, और बैलेंस के बाहर है, अनबैलेंस है, तो दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं है। क्या होगा कि ठंडक बढ़ती जा रही, जो सनरेज है एक वो छा जाती है ना, कहते हैं कि धुंध छा जाती है, तो फिर सनरेज कैसे आ पाएंगी, सनरेज नहीं आ पाएंगी तो जो हीट एक नेचुरल होती है सनरेज के आने से वो नहीं हो पाएगी। तो क्या हो रहा है, जबरदस्ती की एक कूलिंग बढ़ती जाएगी। फिर नेक्स्ट है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा। क्या है ये, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा शब्द फॉग एंड स्मोक के मिलने से बना है। फॉग एक अलग चीज है और स्मोक एक अलग चीज है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का प्रमुख घटक धरातलीय ओजोन O3 गैस होती है। अब ये O3 क्या कर रही है, इसको बना रही है। फिर धूम कोहरे का
प्रभाव क्या होता है, दृश्यता में कमी, विजिबिलिटी हमारी कम हो जाती है, 2 मीटर 5 मीटर तक का हम देख पाते हैं तो और कम देख पा रहे हैं, 1 मीटर तक का ही देख पा रहे हैं। पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, इसके कारण पृथ्वी पर पहुंचने वाली प्राकृतिक सौर विकिरणों की मात्रा घट जाती है, ये भी वही काम कर रहे हैं जो विटामिन डी के उत्पादन को घटाकर रिकेट्स जैसे रोग में वृद्धि करती है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि विटामिन डी के उत्पादन को घटाकर रिकेट्स रोग में वृद्धि करने वाला इनमें से कौन सा वायु प्रदूषक है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको अगर पता है एज इट इज तो आप यहाँ से उसको क्लिक कर जाएंगे। या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सौर विकिरणों के ना पहुंचने से कौन से विटामिन उत्पन्न के बाधा आती है। यानी आप इसको एग्जामिनर के दृष्टिकोण से देखें, पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कैसे कैसे आप इससे क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर आएगा धूम कोहरे के कारण श्वसन तंत्र की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिससे मृत्यु भी हो जाती है। इसे पी सूप कोहरा भी कहते हैं। देखिए इसमें कितने सारे फैक्ट हैं। एक तो यही है आपका कि 2 चीजों के मिलने से, फॉग और स्मोक के मिलने से बना हुआ है। फॉग क्या होता है, कोहरा या धुआं, क्या होता है, आंसर करिए। कोहरा होता है। कोहरा होता है मैम। कोहरा होता है और स्मोक यानी धुआं होता है। इन दोनों के मिलने से धूम कोहरा एक्चुअली क्या है, धुंध है। वो जो हम धुंध वर्ड इस्तेमाल करते हैं जनरल टर्मिनोलॉजी में, वही धूम कोहरा कहलाता है कि आप देख नहीं पा रहे, विजिबिलिटी खत्म हो गई है, श्वास लेने में तकलीफ हो रही क्योंकि उसमें धुआं भी है और कोहरा तो है ही है। कोहरा अकेला इतना नुकसानदायक नहीं होता, उसके बीच में तो हम घूमते रहते हैं, सिर्फ विजिबिलिटी का प्रॉब्लम होता है। लेकिन जब उसमें स्मोक मिल जाता है तब वह खतरनाक हो जाता है और इसे हम क्या कहते हैं, पी सूप कोहरा भी कहते हैं। इसको याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि हम सूप पी रहे हैं, कौन सा वाला, कोहरा वाला सूप पी रहे हैं, पी सूप कोहरा। मैम इसी को हम द्वितीय वायु प्रदूषक के अंतर्गत हम देखे थे ना मैम। हाँ ठीक है। अब फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश क्या है, फ्लाई ऐश सूक्ष्म पाउडर होता है। अच्छा, कोलाइडी कण का आगे का समझ में आ गया ना, जब आपको उस समय नहीं आ रहा था क्या करते हैं ये, कौन पूछ रहे थे? चलिए और लास्ट में डिस्कस कर लेंगे इस पे। फ्लाई ऐश क्या होता है, सूक्ष्म पाउडर होता है। अभी हमने क्या करा, अब हम और बारीक पे चले गए, महीन पे। पहले गैस में हम कण देख रहे थे और अब हम गैस में क्या देख रहे हैं, पहले वायु में गैस के फॉर्म में जो प्रदूषक थे, पोल्यूटेंट्स थे, उनको देख रहे थे। फिर हमने थोड़े से सॉलिड देखे जो वॉल्यूम वाले थे, वॉल्यूम उनका था, वॉल्यूम तो गैस का भी होता है लेकिन जो ठोस की कैटेगरी में आते हैं उनको हम देख रहे थे कहीं ना कहीं। और अब हम देख रहे हैं जो महीन पाउडर के रूप में है, उनको हम फ्लाई ऐश कहते हैं, जो वायु के साथ दूर तक यात्रा करते हैं, जिसको हम धूल बोल सकते हैं, बहुत बारीक धूल। यहाँ से वहां हम घर में देखते हैं, अगर हम एक दिन झाड़ू नहीं लगाएंगे तो हमारे घर के हर सामान पर एक लेयर जम जाती है। दरअसल यही फ्लाई ऐश है। इसका उत्सर्जन कोयला आधारित ताप विद्युत ग्रहों से होता है। फ्लाई ऐश कणों का निर्माण एल्यूमिनियम, सिलिकेट, सिलिकॉन, डाई ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड आदि से होता है। इनके साथ साथ में ये जो केमिकल नेम होते हैं इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसमें सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट एवं कॉपर जैसी जहरीली भारी धातुओं के कण भी होते हैं। वो तो धूल है, सड़क पे हर चीज धूल और जो भी हमको दिख रहा है पड़ा रहता है या उड़ता रहता है, हम बारीकी से एक एक चीज को थोड़ी देखते हैं कि इसमें क्या है। इनको तो हम तभी जान सकते हैं जब हम पढ़ रहे हैं कि हाँ अच्छा इसमें सीसा भी होता है, आर्सेनिक भी होता है। क्यों? क्योंकि हम ला रहे हैं प्रोडक्ट, यूज कर रहे हैं घर में और हमारे घर से बहुत सारा कचरा निकलता है, उसको हम यहाँ वहां छोड़ देते हैं। जहां भी गया वो डिकम्पोज होने के लिए गया या ट्रीटमेंट के लिए गया, उसके बाद कुछ ना कुछ बचेगा, फिर वो फिर से वापस वो कहाँ ऐसे ही वातावरण में पहुंच जाता है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगातार काम करता है तो जो चीजें भारी होती हैं वो नीचे आ जाती हैं और कुछ चीजें हवा में ही उड़ती रहती हैं। तो ऐसे करके
चलता रहता है लगातार, चीजें यहाँ से वहां से यहाँ होती रहती हैं। फिर अगला है निलंबित कणकीय पदार्थ, इनको क्या बोलते हैं? सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। अब सस्पेंडेड का मतलब क्या होगा? सस्पेंड तो हम नौकरी में सुनते हैं कि उनको कार्य से निलंबित कर दिया गया उनके खराब प्रदर्शन के कारण, या उनको रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया तो कुछ समय के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड का मतलब यहाँ पे अगर हिंदी की भाषा में देखें, ये निलंबित को और थोड़ा सरल समझें तो इसका मतलब है लटका हुआ। अब भाई आपको नौकरी से हटाया भी नहीं है और आपको नौकरी पे रखा भी नहीं है, आपका मामला अभी क्या चल रहा है? कारण बताओ। कारण आपने बता दिया, वो उसकी पुष्टि पाई गई, आप ठीक मिले, बेगुनाह साबित हो गए तो आपको वापस रख लेंगे। नहीं हुए, दोषी पाए गए तो आपको उसके बाद टर्मिनेट किया जाएगा, हटाया जाएगा। तब तक आप क्या हो? लटके हो बीच में, न मतलब जमीन पे भी नहीं हो और आसमान में भी नहीं हो, बीच में आसमान से टपके खजूर पे लटके वाली कंडीशन है। तो यहाँ पे ये निलंबित का क्या काम कर रहे हैं? यही कर रहे हैं कि ये ठोस एवं निम्न वाष्प दाब वाले, वेपर दाब मतलब वॉल्यूम, हाँ दाब मतलब प्रेशर, प्रेशर वाले, निम्न वाष्प, वाष्प मतलब क्या होता है? वेपर, निम्न वेपर वॉल्यूम वाले कैसे होते हैं? द्रव कण होते हैं जिनका आकार 0.1 म्यू एम, इसको बोलते हैं, ये जो दिख रहा है ना आपको छोटा सा यू जैसा, इसको म्यू बोलते हैं। और ये एम, ये भी एक यूनिट है, मेजरिंग यूनिट है ये भी। माइक्रोमीटर, इसको एक साथ माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। 200 म्यू एम या 100 माइक्रोमीटर तक होता है। ये साइज याद रखना है, कणों के साइज अलग अलग याद रखिए। निलंबित कण का साइज हो सकता है सही मिलान में ये क्वेश्चन पूछ लें कि इस कण का साइज ये होता है, इन कणों का साइज ये होता है। तो ये कहाँ से 0.1 म्यू एम से होते हैं 100 म्यू एम तक या माइक्रोमीटर तक होते हैं। इनमें पाए जाने वाले बड़े कण औद्योगिक धूल कण, ज्वालामुखी कण, सल्फेट व कार्बन के कण और बहुनाभिकीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। बहुनाभिकीय, नाभिकीय रिएक्टर आपने पढ़े होंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं, तो यहाँ पर नाभिकीय का मतलब होता है न्यूक्लियर और बहु मतलब मल्टी, मल्टी न्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ये। 10 म्यू एम छोटे आकार के कण जिन्हें PM10 कहते हैं। श्वसनशील निलंबित कण के पदार्थ कहलाते हैं। यहाँ से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कौन से कण होते हैं श्वसनशील निलंबित कण के पदार्थ कहलाते हैं? तो 10 म्यू एम से छोटे आकार के जो होते हैं या PM10 कहते हैं। वहां पे वो आपको तीनों ऑप्शन में दे देंगे और लास्ट ऑप्शन ये सकते हैं इनमें से सभी में या इनमें से कोई नहीं। ये मैंने बोला था कल कि ये PM क्या टर्मिनोलॉजी है बताएंगे, इसकी है स्लाइड बना ली है, उसको भी समझ लेंगे। अभी इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लें। सबसे छोटे कण 2.5 म्यू एम से भी कम आकार के होते हैं जिन्हें 5 PM 2.5 कहते हैं। ये श्वास द्वारा फेफड़ों में गहराई तक चले जाते हैं और बहुत सी समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। फिर है SPM पौधों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। भारत में PM 2.5 एंड PM 10 की स्थिति अत्यधिक चिंतनीय होती जा रही है। महानगरों में श्वास की एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में ये सामने आ रहे हैं। फिर है पर्टिकुलर मैटर PM, ये जो हम इतनी देर से PM10 PM 2.5 हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है ये समझते हैं। ये ऐसे पार्टिकुलेट तरल एवं ठोस कणों का मिश्रण है जो हवा में निलंबित हैं, मतलब हवा में तैर रहे हैं। लटके, तो लटके क्या बोलेंगे? लटके मतलब लटकने के लिए किसी ना किसी एक सहारे का सपोर्ट चाहिए रहता है, लेकिन यहाँ पे तो ये अपने आप से उड़ रहे हैं, लगातार घूमते रहते हैं। तो ये कैसे है उसमें और कोलाइडी में क्या अंतर है? ये लिक्विड
और सॉलिड दोनों का मिक्सचर होता है, वो कैसे भी, वो मतलब अलग अलग फॉर्म में जब है तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, कोलाइडी बोलते हैं। उदाहरण के लिए सूक्ष्म कणों से लेकर धुएं, कालिक, तरल कण और धूल जैसे कण हो सकते हैं, जिन्हें हम ओपन आइज देख सकते हैं। फिर इन्हें आकार के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये PM10 मोटे नग्न आंखों से दिखाई देने वाले, PM2.5 सूक्ष्म कण और PM1 अल्ट्रा फाइन कण। अल्ट्रा फाइन कण क्या होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे जो चीज हमें दिखाई ऐसे नहीं देती तो हम उसके लिए अल्ट्रा रेज का यूज करके देखते हैं। अल्ट्रासाउंड होते हैं, सोनोग्राफी जो होती है उसमें अंदर की चीज देखने के लिए, तो यहाँ बारीकी से देखने के लिए उसको बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हमको जो फाइंड उनको हम कर सकते हैं, ढूंढ पाते हैं, पहचान पाते हैं, मतलब फाइंड कर पाते हैं, तो इसमें ये आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं इसमें, अच्छा ये इतना ही है, ये है ना, इसको पूरे को ध्यान इसलिए रखिएगा, आजकल जो 2 महायुद्ध चल रहे हैं, एक को लगभग 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल से भी 1.5-2 साल हो गए, रूस और यूक्रेन का, अभी नया चल रहा है मामला। तो आपका एयर पोल्यूशन से मोस्ट संभावना है कि आ सकता है कोई ना कोई क्वेश्चन, और उस पर भी फिर ये आएगा कि प्रदूषण की मात्रा में किस चीज का रोल होता है। तो PM गुणवत्ता की, उसमें इनका बहुत रोल होता है, इन्हीं के आधार पर जो वायु की गुणवत्ता होती है वो नापी जाती है, देखी जाती है। ये है, या जो हमने ऊपर प्रदूषक पढ़े हैं उनके आधार पर। तो इन सब चीजों को, इसीलिए मैं इतना डिटेल में अभी पढ़ा भी रही हूँ वायु प्रदूषण को, इसके बाद वाले में हमको बहुत समय नहीं लगेगा। अब ये एक टर्म क्या है, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, वायु गुणवत्ता सूचकांक नाम की एक चीज होती है। मतलब कि अच्छी क्वालिटी की गुणवत्ता क्या होती है, कोई चीज होती है, उसके लिए ये टर्म यूज किया जाता है। कणकीय वायु प्रदूषण औसत व्यक्ति के जीवन को 2.2 ईयर्स कम कर देता है, जो कि मतलब बताइए, देखिए कितनी स्थिति भयावह है कि HIV एड्स से बुरा किसको माना जाता है। हमको लगता है अगर किसी को एड्स हो गया, समझ लो बचना नहीं है, क्योंकि उसका अभी तक इलाज नहीं है, लाइलाज की कैटेगरी में है। ट्यूबरकुलोसिस का आजकल इलाज संभव हो गया है, तो इंसान मरता नहीं है, 6 महीने का रेगुलर कोर्स लेता है, ठीक हो जाता है। सिगरेट का सेवन करने या फिर युद्ध जनित जो घातक संक्रामक बीमारियां हो जाती हैं, उससे भी अधिक खतरनाक कैटेगरी में ये आता है, जो कणकीय वायु प्रदूषण है, मतलब PM वाला जो है, ये जो PM वर्ड, हम पार्टिकुलेट मैटर से जो प्रदूषण हो रहा है वो इन सबसे भी ज्यादा घातक है, खतरनाक है। फिर राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, एक टर्मिनोलॉजी याद रखना है हमको। देश के बड़े शहरी नगरों में तत्कालीन आधार पर, तत्कालीन आधार शब्द यहाँ इसलिए यूज किया गया है कि हम आज देख लें कि आज पूरे दिन में किस क्वालिटी की हम अपनी श्वास प्रश्वास के माध्यम से वायु ग्रहण ले रहे हैं, ले रहे हैं। छोड़ने का तो इतना रोल नहीं है, लेने का ज्यादा है कि शुद्ध चीज अंदर जा रही है या नहीं जा रही है, तो वो डेली का डेली हम पता कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे तत्कालिक आधार का शब्द यूज किया गया है। पर वायु गुणवत्ता की निगरानी करने और जरूरी कार्यवाही करने तथा जन जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 6 अप्रैल 2015 को राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की शुरुआत की। ये डेट याद रखना है आपको। और क्या है ये, इसके आगे और भी है, मतलब 0 से लेके 50 को अच्छा कहा गया है, अच्छी है। 51 से 100 तक सामान्य रूप से प्रदूषित। फिर उसके बाद में 101 से 200 तक खराब, 201 से 300 तक बहुत खराब, 301 से 400 तक क्या नाम था इसका, टूट गया, और 401 से 500 नाम की ये 6 वायु गुणवत्ता सूचकांक श्रेणियां हैं। ये नाम है इनके कि अगर इतनी है तो अच्छी है, ये एक रेंज दी है और इसके बाद में उनको ये नाम दे दिए गए हैं। फिर
वायु गुणवत्ता सूचकांक में निम्नलिखित 8 प्रदूषणकारी तत्वों पर विचार किया जाता है। कौन कौन से, जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। PM10, PM2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड पढ़ा है हमने, ओजोन पढ़ा है, अमोनिया नहीं पढ़ा है। अमोनिया इसमें एक हमको नया शब्द सुनने को मिल रहा है, अमोनिया, NH4 थ्री मैम। 3 होता है। अमोनियम ओके मैम NH4 होता है, अमोनिया NH3। ओके ठीक है, एक ये आ गया। फिर सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और लेड। ये याद रखना है फैक्ट, आपको सीधा क्वेश्चन मिलेगा वायु गुणवत्ता सूचकांक में जो सम्मिलित है प्रदूषणकारी, उनमें से इनमें कौन सा है कौन सा नहीं है, या वो सो फिर आपको देखते हैं कूट की सहायता से उत्तर दे दीजिए, केवल 1 और 2 है, 2 और 3 है, 3 या 4 है, ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उन 8 को आपको याद करना है सारी चीजें। अब इसमें क्या नहीं है आपका, सब कुछ है, कुछ चीजें वहां से आपको एरोसोल वगैरह नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, तो वो इसलिए आपको, क्योंकि प्रदूषक तो हमने बहुत सारे पढ़े, लेकिन इन्होंने 8 मेजर को लिया है, इसलिए हमको इन 8 के इसके अकॉर्डिंग, इसके साथ सही मिलान में याद रखना है कि इसके साथ ये याद रखना है हमको 8। नेक्स्ट, अब हम इस डायग्राम को देखते हैं। बेचारा पहले दिन से है, लेकिन उस पर ध्यान हम उतना नहीं दे रहे थे, उसको हम इग्नोर मारते चले जा रहे थे। ये हमने क्या है, ये चार्ट के थ्रू दिखाया है कि कौन सी वाला, कौन सा पोल्यूटेंट जो है कितने % में एटमॉस्फेयर में है और हम लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो पहला है, और ये कौन से है, किस कैटेगरी के हैं, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है ये। तो यहाँ हमको समझना है चीजों को, जो जैसा दिया हुआ है। हमने पढ़ा था लगभग 50.9% जो है होती है, हमने तो 50% के लगभग पढ़ा था। यहाँ पे एक्यूरेट ये दिया हुआ है कि 50.9% जो होती है अकेली CO होती है। टोटल एटमॉस्फेयर में जितने भी प्रदूषक हैं उसमें से 50.9 तो किसका है, अकेले CO का है। फिर ये जो सॉरी, ये कौन दिख रहे हैं हमको, ये है सल्फर डाइऑक्साइड 11.6%। फिर ये जो है वोलेटाइल, ऑर्गेनिक, हाँ वोलेटाइलिक ऑर्गेनिक्स 9.5%। उसके बाद में है पार्टिकुलेट्स PM2.5, ये जो दिख रहे हैं 3.6% है ये। और लेड कितना दिख रहा है हमको, कहाँ पर है लेड, ये है, ये हमको दिख रहा है 2%। फिर उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड हमने देख लिया है, ये बड़ा वाला, ये वाला 11 पॉइंट, ये दोनों बराबर हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दोनों बराबर मात्रा में है। नहीं, ये पार्टिकुलेट्स है PM10, कौन सा वाला है, ये वाला, और ये है सल्फर डाइऑक्साइड, ये वाला। नहीं, ये अमोनिया का है, ये वाला जो बड़ा दिख रहा है। अमोनिया कितना है, ये 2.3%। समझ जाएंगे आप, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे समझेंगे तो सारा, मतलब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि कौन से % में कौन सी चीज दी हुई है। ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड 8.5% है, ये समझ में आ जाएगा। ये आप इसको एक बार बारीकी से पढ़ लेंगे, इसकी सूची बना लेंगे। ये सिर्फ हमको तो एग्जाम में पहचानना है, 4 ऑप्शन में से हमको आंसर देना है, तो इसको आप इसके साथ सही मिलान की सूची बना लेंगे याद करने के लिए कि 8 पॉइंट क्या है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, एक साइड सल्फर डाइऑक्साइड और एक साइड 8.8 लिख के सही मिलान बना के 2 कॉलम में ये पूरा लिख के लाना। ये कल का होमवर्क है आपका, आज का होमवर्क भी किसी ने दिखाया नहीं, लेकिन नीलू जी ने जो पूरा रिवीजन कराया उससे समझ में आया कि हाँ ठीक है होमवर्क किया है। सल्फर, सॉरी सफर सल्फर पढ़ के सल्फर आ गए। सफर क्या है, इसको याद रखिए, यह भारत में वायु गुणवत्ता की जांच करने वाली पहली मोबाइल ऐप सेवा है। इसका पूरा नाम क्या है,
सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म है। यहाँ क्यू का इन्होंने कुछ नहीं लिया है, सिर्फ क्यू एंड डब्ल्यू का भी कुछ नहीं लिया है। एस लिया है, ए लिया है, एफ लिया है और आर लिया है। ठीक है, 5 है। इधर पे एक एक ए कहाँ से आ गया, एक इसका कहीं से भी ले लिया, सफर का ही ले लिया, सॉरी। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोलॉजी पुणे द्वारा तैयार किया गया है। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है। यह एप्लीकेशन उपयोग करने वाले को रंग कोडित प्रणाली के माध्यम से वर्तमान डेटा और वायु गुणवत्ता को बताएगा। रंग कोडित मतलब कलर कोड, कुछ एक जो भी उपकरण रहेगा, मतलब एप्लीकेशन में वो बता देगा कि भाई अगर सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा है, सल्फर का रंग पीला होता है, तो वो पीले रंग को ज्यादा बता देगा, ये बहुत ज्यादा है, इतने % में है, ये ऐसे करके ये कहीं ना कहीं काम करेगा। आज का हो गया संपन्न। 3:54 टाइम भी हो गया है। हरिओम मैम, आवाज नहीं आ रही है। आज फिर कल के जैसी दुर्घटना हो गई, नजर हटी और दुर्घटना घटी। चलिए रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए, कोई भी कर दीजिए। कोई है क्या ऐसे जो रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं? चलिए आज का हम इतना समझ में आया? किसी का कोई डाउट है? सारे लोग लेफ्ट हो गए हैं बिना शांति पाठ के। रिकॉर्डिंग चालू है चीजें अभी तक। चीजें समझ में आ रही हैं सभी? जी जी मैम। मैम, लेकिन पढ़ना ओके पड़ेगा तभी समझ में आ जाएगी। ओके, कुछ नई चीजें मिल रही होंगी आपको।